Assalamu alaikum and welcome back. So we were discussing about cellular events. These are cellular responses या cellular events, जिसमें हम सेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उन सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही थी. क्लास बाकी लोगों को बोल दें काइंडली ऑनलाइन हो जाए. वेलकम बेटा, एग्जैक्टली वेलकम बैक. ओके, बाकी लोगों को बोलें जल्दी से ऑनलाइन हो जाए काइंडली. ओके बेटा, चाय पी रहे हैं क्या? ओके बेटा, जल्दी से बाकी लोगों को बोल दें ऑनलाइन हो जाएं, टाइम बहुत कम है. ओके सारा बेटा, एंजॉय, लेकिन साथ में क्लास की. वेल, सेलर रिस्पांस के बारे में डिस्कस कर रहे थे. ओके, श्योर नोटिस बेटा, वी हैव टू स्टार्ट ना. ओके, वेलकम अगेन मोनिबा एंड ज़ैनब एज वेल. बात कर रहे थे सेलर इवेंट्स की कि सेलर इवेंट्स क्या होती हैं, ये सेलर चेंजेस क्या क्या आती हैं. वेस्कुलर चेंजेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. इसमें जो सेलर इवेंट्स हैं, पहली जो चीज़ है कि सेलर इवेंट्स अक्कर क्यों होते हैं. सेलर इवेंट्स इसलिए बेटा अक्कर हो रहे होते हैं ताकि कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन हो रहा है, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ी हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, तो उसको ओवरकम करने के लिए एज सुन एज पॉसिबल वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स या WBCs का पहुँचना ज़रूरी होता है.
उनमें ल्यूकोसाइट्स की अगर हम सब डोमेन की बात करते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स आते हैं, जिसके अंदर मोनोसाइट माइक्रोफेजेस आती हैं, जिनके अंदर ईओसिनोफिल्स आती हैं, जिनके अंदर लिम्फोसाइट्स आती हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो ईओसिनोफिल्स होती हैं ना, ये स्पेशली कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है उसमें प्रोमिनेंट होते हैं। और उसके साथ अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन है तो एलर्जिक रिएक्शन में और पैरासिटिक इन्फेक्शन में ये प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं। वेल इसके अलावा अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं, जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं दे आर मोस्ट प्रोमिनेंट सेल इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। और ये इनिशियली फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर ये एक्टिव पार्टिसिपेटर्स होती हैं। उसके बाद 1 to 2 days के बाद ये विल बी कन्वर्टेड इनटू मोनोसाइट्स एंड माइक्रोफेजेस। और अगर हम मोनोसाइट और माइक्रोफेजेस की बात करते हैं तो ये अगेन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में भी इन्वॉल्व होती हैं। तो 1 to 2 days के बाद 1 to 2 days के बाद जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं that are replaced by monocyte and macrophages. ओके, वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेलकम अगेन। सही। उसके बाद लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो माइक्रोफेजेस के साथ साथ प्लाज्मा सेल के साथ साथ ये भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अब इनका जो इवेंट्स का सीक्वेंस है कि ये आते कैसे हैं सेलुलर इवेंट्स में, जो इनका सीक्वेंस है वो क्या है। उसमें पहली जो चीज़ है पेमेंटिंग है, पेमेंटिंग या मार्जिनेशन। दूसरा अडियन होता है। तीसरा इमिग्रेशन होता है, कीमोटैक्सिस और एंड पे फेगोसाइटोसिस हो रही होती है। ओके, इमिग्रेशन, एडहियन, कीमोटैक्सिस, फेगोसाइटोसिस, मार्जिनेशन, इनको हम 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं, राइट। पहली जो चीज़ है वो मार्जिनेशन है। मार्जिनेशन क्या होती है? एनी आइडिया, एक रफ आइडिया दे मुझे कि मार्जिनेशन क्या होती है। और इसमें से आपने ये ज़रूर बताना है कि WBCs की मार्जिनेशन हो रही होती है। मार्जिनेशन का वर्ड ही शो कर रहा होता है कि भाई एक मार्जिन के साथ लोकलाइज होना। अब आपको ये याद होना चाहिए कि हमने जब ब्लड का चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो WBCs हैं, चाहे वो RBCs हैं, चाहे वो PLT हैं, तो वो लेमिनर फ्लो के अंदर मूव करते हैं। लेमिनर फ्लो में हमने ये कहा था कि ये मिड लाइन में, मिड ऑफ द ब्लड के अंदर मूव कर रहे होते हैं, सेंट्रल एक्सिस में मूव कर रहे होते हैं। हमारी बुक में ये सीक्वेंस ऐसे नहीं लिखा हुआ बेटा। कैसे लिखा हुआ है बेटा? जैसे भी लिखा हुआ है ये बातें सारी सेम होंगी, डोंट वरी। ओके, एग्जैक्टली राबिया बेटा, जो WBCs हैं मार्जिनेशन में ये होता है कि ये आउटर मार्जिन की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। एडहियन मींस एडहियन ऑफ सेल। मार्जिनेशन एडहियन बेटा नहीं होती नफीसा। मार्जिनेशन का मतलब होता है कि एक मार्जिन की तरफ मूव करना, आउटर सरफेस की तरफ मूव करना। एडहियन का मतलब होता है ऐड होना। अब एडहियन और मार्जिनेशन में फ़र्क है, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ऐसे ही लिखा हुआ है, ओके बेटा, ऐसे लिखा हुआ एडहियन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स टू वॉल ऑफ द डैमेज ब्लड वेसल्स। ठीक है बेटा, ये एडहियन हो जाएगी। और मार्जिनेशन में ये होता है
कि जो WBC है या RBC है ना, वो नॉर्मल ब्लड फ्लो के अंदर ये सेंट्रल एक्सिस में मूव करती हैं। एडहियन एडहेरेंस से है, एग्जैक्टली बेटा, एडहियन एडहेरेंस से है, नो डाउट। लेकिन पहले मेरी बात सुन लें, उसके बाद ये आपको एडहियन, इमिग्रेशन, कीमोटैक्सिस, फेगोसाइटोसिस, मार्जिनेशन का पता चल जाएगा। सिर्फ 1 मिनट दे दे समझाने के लिए बेटा मुझे। बेटा मैं बता रहा हूँ कि जैसे वेसल के साथ एडहियर होना, सेल तो मार्जिन बनेगा। ओके, बेटा जो एडहियन होती है ना, किसी भी इंजरी साइड के ऊपर जो सेल्स होते हैं वो एंडोथेलियल सेल के साथ एडहेयर होना शुरू हो जाती हैं। अब एडहेयर कैसे होते हैं कि वहाँ पे जैसे ही केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, वो सर्टेन केमिकल मीडिएटर्स उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। मार्जिनेशन, एग्जैक्टली WBC डैमेज एरिया, एग्जैक्टली बेटा जॉन बिल्कुल सही है कि जो WBC हैं ये क्या करते हैं सॉरी हमने ये डिस्कस कर रहे थे कि जो मार्जिनेशन है, मार्जिनेशन में बेटा ये होता है कि जो नॉर्मली ब्लड सेल्स होते हैं ना, ब्लड सेल्स जो नॉर्मली होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस के अंदर मूव करते हैं, लैमिनर फ्लो के अंदर मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही ब्लड वेसल इंजर्ड होती है, एंडोथेलियल सेल इंजर्ड होते हैं, ये एंडोथेलियम इंजर्ड होती है, इंजर्ड होने के रिजल्ट में ये जो सेंट्रल एक्सिस है ये खत्म हो जाता है। उसमें जो एंडोथेलियम है वो कंट्रैक्ट करती है, वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ती है। वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ने की वजह से जो सेंट्रल एक्सिस है वो एग्जिट कर देते हैं। WBC अपना सेंट्रल एक्सिस एग्जिट कर देती हैं। एग्जिट करने की वजह से जो WBC हैं ये आउटर मार्जिन अपनी ब्लड फ्लो की तरफ चल जाते हैं, ताकि जहाँ पे डैमेज हुई है ब्लड वेसल वहाँ पे जाके अपनी एडेरेंस को एडेयर किया जा सके। दूसरा होता है एडहियन। अब मार्जिनेशन का मतलब है कि जहाँ पे इंजरी हुई थी आउटर सरफेस की तरफ इन्होंने मूव किया, आउटर मार्जिन पे एक्जैक्टली चले जाते हैं। और एडहियन में ये होता है बेटा कि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो एंडोथेलियल सेल इंजर्ड हो चुके होते हैं, वहाँ पे आके ऐड होना शुरू हो जाती हैं। एक आके अटैच होगा, उसके ऊपर दूसरे आके अटैच होना शुरू हो जाती हैं। इसको कहा जाता है एडहियन। कि एक डैमेज ब्लड वेसल के साथ या डैमेज एंडोथेलियल के साथ एक सेल आके अटैच हुआ। सेंट्रल एक्सिस बेटा मिड लाइन के अंदर मूव करती हैं। लेमिनर फ्लो में जो मिड लाइन के अंदर सेल्स मूव करते हैं उसको सेंट्रल एक्सिस कहा जाता है। सारा गॉट इट? ओके, दूसरे में हम बात कर रहे थे एडहियन की। एडहियन में बेटा ये होता है कि जो सेल एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, जो डैमेज हो चुके होते हैं, उनके अंदर डैमेज सेल से सर्टेन कीमो अट्रैक्टेंट्स रिलीज होती हैं। अब कीमो अट्रैक्टेंट्स क्या करते हैं, वो अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करती हैं। ल्यूकोसाइट्स एक आके अटैच होता है, उसके साथ बाकी के जो जितने भी ल्यूकोसाइट जैसे मूव कर रहे होते हैं, मूव करने के साथ वो अटैच होना शुरू हो जाती हैं, एडहियर होना शुरू हो जाते हैं। यस बेटा, एग्जैक्टली रमीन, ल्यूकोसाइट्स एंडोथेलियल सेल के साथ एडहियर कर रहे होते हैं। आप डैमेज एंडोथेलियल सेल कह रहे हैं तो वो मोर प्रोमिनेंट वर्ड हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि जो एंडोथेलियल सेल जहाँ पे डैमेज हो चुके होते हैं या इन्फ्लेमेशन हो चुकी होती है, वहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल्स बड़े होते हैं उनके साथ आके ल्यूकोसाइट्स ने एडहियर करना होता है। उसके बाद तीसरी कंडीशन होती है इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन में बेटा ये होता है कि जो सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना, जैसे ही इंट्रासेलुलर जंक्शन वाइड होती हैं, इंट्रासेलुलर जंक्शन वाइड होने के साथ ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं हैविंग स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, जिनको सोडोपोडियम कहा जाता है, और इनके पास सोडोपोडियम होता है। जैसे ही इंट्रासेलुलर जंक्शन वाइड होंगे तो ये इंट्रासेलुलर या जो एंडोथेलियल सरफेस होती है उसके साथ आके ऐड होते हैं, अडेयर होते हैं। अडेयर होने के बाद ये जहाँ से इनको वाइड जंक्शन मिलता है,
या बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर वाइट जंक्शन मिलता है, तो वहाँ से ये स्क्वीज आउट होके इंजर्ड साइड पे पहुँचना शुरू हो जाती हैं, जिनको कहा जाता है इमिग्रेशन। डायपेडेसिस बेटा मूवमेंट है फ्लैजेलम की ना, वो मूवमेंट करते हैं। ओके बेटा अगेन बता रहा हूँ कि जो इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन में इनके पास जो WBCs होते हैं उनके पास साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती हैं, जिनको सोडोपोडियम कहा जाता है। अब सोडोपोडियम क्या करते हैं, सोडोपोडियम से ये क्या करते हैं कि जहाँ पे इनको जंक्शन वाइड मिलती हैं या बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं या एंडोथेलियल सेल के साथ आके वो सोडोपोडियम के थ्रू आके अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद जैसे ही इनको जंक्शन वाइड मिलेंगे, इंटरसेलुलर गैप बड़ा होगा, तो ये उसमें से स्क्वीज आउट होके पास निकल जाते हैं और उस एरिया तक पहुंचते हैं जहाँ पे इंजरी हुई थी, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई थी। ओके ओपन द जंक्शन, बिल्कुल जंक्शन को ओपन करते हैं। ये जैसे जंक्शन वाइड होंगे तो उसमें से ये स्क्वीज आउट होके 1 से 2 मिनट के अंदर उस एरिया पर इंजर्ड एरिया तक पहुंच जाते हैं। तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन होती है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस में ये होता है सर्टेन जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ पे अगेन कीमो अट्रैक्टेंट रिलीज होते हैं या कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज होती हैं। आप कीमो अट्रैक्टेंट कह लें, कीमोटैक्टिक फैक्टर कह लें, आपकी मर्जी है। अब ये क्या करते हैं कि ये WBCs को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो कीमो अट्रैक्टेंट्स होते हैं जिनके अंदर एराचिडोनिक एसिड है, ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर्स हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हैं जिसे PEF भी कहा जाता है, PEF प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। तो ये सर्टेन कीमोटैक्टिक या कीमो अट्रैक्टेंट फैक्टर्स रिलीज होते हैं इंजर्ड एरिया से और वो अपनी तरफ जो WBCs हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं और वो जिस मूवमेंट से आते हैं उसको कहा जाता है डायपेडेसिस। कीमोटैक्सिस का मतलब ये होता है ल्यूकोसाइट्स ने टूवर्ड्स द इंजरी साइड आना है, लेकिन जो मूवमेंट है वो थ्रू डायपेडेसिस है। आना कैसे है, क्योंकि इंजरी जो साइट है वहाँ पे सर्टेन कीमोटैक्टिक या कीमो अट्रैक्टेंट फैक्टर्स रिलीज होते हैं जिनके अंदर एराचिडोनिक एसिड है, इसके अलावा ल्यूकोट्राइन्स हैं, इसके अलावा ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर है, इसके अलावा PEF है। तो ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही अट्रैक्ट करते हैं तो वो थ्रू सोडोपोडियम डायपेडेसिस मूवमेंट के थ्रू उस एरिया तक पहुंच रहे होते हैं, जिसको कहा जाता है कीमोटैक्सिस। और एट एंड फेगोसाइटोसिस होती है। अब बेटा जो फेगोसाइटोसिस होती है इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फेगोसाइटोसिस के अंदर 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहली जो चीज़ होती है कि उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया है उसको रिकग्नाइज करना होता है, रिकग्निशन होती है। दूसरे के अंदर वैक्यूलाइजेशन होती है और तीसरे के अंदर उसकी डिग्रेडेशन होती है। अब जो फेगोसाइटोसिस है, फेगोसाइटोसिस के अंदर बेटा मैंने 3 चीज़ें बताई हैं कि फेगोसाइटोसिस के अंदर पहला जो काम होता है उसमें रिकग्निशन होती है। रिकग्निशन में क्या होता है कि जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो फॉरेन पार्टिकल को सबसे पहले रिकग्नाइज किया जाता है कि ये फॉरेन पार्टिकल हार्मफुल है। अगर हार्मफुल है तो उसको रिकग्नाइज करने के बाद दूसरा जो काम होता है उसमें विक्यूलाइजेशन होती है, इनगल्फमेंट या डिग्रेडेशन और किलिंग। रमीन बेटा पहला रिकग्निशन होता है, दूसरा इनगल्फमेंट कह लें या विक्यूलाइजेशन कह लें। विक्यूल बनता है एक ना, जिसे फेगोसिटिक विक्यूल कहा जाता है, ये विक्यूलाइजेशन कहा जाता है दूसरे प्रोसेस के अंदर। इनगल्फमेंट कह लें, ये भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब विक्यूलाइजेशन में क्या होता है कि फेगोसाइटिक विक्यूल बनता है थ्रू ए फेगोसोम। उसमें क्या होता है कि बाहर एक कैविटी बनना शुरू हो जाती है। कैविटी बनने के बाद जैसे कैविटी बनती है उसको कहा जाता है ये विक्यूल बन गया है। उस विक्यूल के अंदर लेके आते हैं और उस प्रोसेस को विक्यूलाइजेशन भी कहा जाता है या फेगोसिटिक विक्यूल भी कहा जाता है या फेगोसोम भी कहा जाता है। ये 3 टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं बुक के अंदर, फेगोसाइटिक विक्यूल, विक्यूलाइजेशन या फेगोसोम। ये 3 कंडीशंस होती हैं, दूसरे काम में हो रही होती हैं। पहला रिकग्नाइज किया, रिकग्नाइज करने के बाद विक्यूल बना या कैविटेशन, कैविटी बन गई बाहर उसके जो फॉरेन पार्टिकल्स आया था। तीसरी कंडीशन के अंदर उसकी डिग्रेडेशन होती है। अब ये जो बेटा डिग्रेडेशन होती है ये 2 प्रोसेस से हो रही होती है। एक ऑक्सीजन डिपेंडेंट होती है
और एक ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म के थ्रू हो रही होती है। गॉट इट? 3 चीजें मैंने बताई हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? फेगोसाइटोसिस में ये होता है कि जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आता है उसको इनगल्फ करना और डिस्ट्रॉय करना, और डिस्ट्रॉय और इनगल्फ कौन कर रहे होते हैं? माइक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल कर रहे होते हैं। और उनमें जैसे ही फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है तो उसके अंदर 3 प्रोसेस सेम टाइम पे हो रहे होते हैं। पहला प्रोसेस रिकग्निशन है। अब रिकग्निशन कैसे करते हैं? बेसिकली कि ये अपनी अटैचमेंट करवाना शुरू कर देते हैं। इनके पास ऑप्शंस होते हैं, या ऑप्शनाइजेशन का प्रोसेस होता है। ऑप्शंस में आप पहले भी बता चुका हूँ कि सर्टेन एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज उसके साथ अटैच होती हैं और उनको इजी टू डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती हैं, इजी टू फेगोसाइटोसिस की तरफ लेके जाती हैं। उसके बाद जैसे ही इसकी रिकग्निशन हो जाती है, रिकग्निशन के बाद वेक्यूलाइजेशन होती है। वेक्यूलाइजेशन या फेगोसोम बनता है या फेगोसिटिक वेक्यूल बनता है। पहले रिकॉग्नाइज करना राबिया बेटा, दूसरे में वेक्यूल बनाना, और तीसरे के अंदर उसकी किलिंग करना। अब वेक्यूल के अंदर क्या होता है कि इनके पास एक सोडोपोडियल एक्सटेंशन होती है, जिसे हम कहते हैं बाहर एक कैविटी बना ली है इन्होंने ना। रिकॉग्नाइज करने के बाद लिकोसिटिक साइटोप्लाज्मिक एक कैविटी बन जाती है, जिसमें जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उसको ओवरऑल इन्होंने कवर कर लेना होता है, लेयर के साथ कवर कर लेना होता है, जिसको हम फेगोसोम भी कहते हैं या फेगोसिटिक वेक्यूल भी कहा जाता है। अब जैसे ही इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, फेगोसोम बना। फेगोसोम बनने के बाद वो जो फेगोसोम्स होता है वो थ्रू लाइजोसोमल ग्रेन्यूल्स फ्यूज होना शुरू हो जाता है, क्लोज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही क्लोज होएगा, एक दूसरे के साथ अडेयर करेगा, अडेयर करने के साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसकी किलिंग होना शुरू हो जाती है। अब किलिंग कैसे होती है? 2 तरीके से होती है। वन इज ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म होता है और दूसरा ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होता है। अब जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म होता है उसमें ये होता है कि NADPH ऑक्सीडेजेज इंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि मेम्ब्रेन को एक्टिवेट करती हैं। अब ये क्या करते हैं? ये बेसिकली हाइड्रोजन के साथ मिलता है, NADP प्लस हाइड्रोजन, और जैसे ही ऑक्सीजन आती है बेटा, ये मुझे लग रहा है कि मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके पास साथ। तो ये एंड पे बन जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और एक इंजाइम प्रोड्यूस होता है। एक इंजाइम होता है उसकी प्रेजेंस में, जिसको कहा जाता है माइलोपेरोक्सीडेज। और माइलोपेरोक्सीडेज बेसिकली हाइड्रोक्लोरस रेडिकल बनाता है, जो कि एक पावरफुल एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। अगेन बेटा थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, शायद माइट भी समझ आ जाए। मैंने ये बताया बेटा कि सबसे पहले चीज़ ये होती है कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो फेगोसोम्स होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो लाइजोसोमल ग्रेन्यूल्स की मेम्ब्रेन होती है उसको एक्टिवेट करते हैं, और उसके साथ एक इंजाइम एक्टिवेट होता है जिसको कहा जाता है NADPH ऑक्सीडेज। अब NADPH जो है बेसिकली ये हाइड्रोजन के साथ मिलता है और उसके साथ ऑक्सीजन मिल रही होती है। जैसे ये मिलता है तो उसके रिजल्ट में ये सुपर ऑक्साइड एनाइन बनता है, और फेगोसोम के अंदर ये सुपर ऑक्साइड जो एनाइन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन परऑक्साइड। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होएगा तो वहाँ पे अगेन एक इंजाइम आता है जिसको कहा जाता है माइलोपेरोक्सीडेज। अब माइलोपेरोक्सीडेज में जो क्लोराइड है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है। रिएक्ट करने के बाद हाइपोक्लोरस रेडिकल बनता है, और जो हाइपोक्लोरस रेडिकल है ये एक स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जिसको विक्यूल के अंदर इन्होंने लिया हुआ था उसकी इनगल्फिंग करना शुरू कर देती हैं। और ये जब इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है, डेड हो जाता है, डेड होने के बाद इसको लाइजोसोमल एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम के थ्रू इसको डिग्रेड कर दिया जाता है।
गॉट इट। दूसरा होता है बेटा ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। ओके, अगर समझ लग रही है तो वेरी गुड। अब इसके अंदर सर्टेन ल्यूकोसाइट ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं, और ल्यूकोसाइट्स जो ग्रेन्यूल्स हैं ये बैक्टीरिया को किल करती हैं, जिसके अंदर डिफेंसन्स हैं, जिसके अंदर हेट्रोलाइजेज हैं, लेक्टोफेरेंस हैं, लाइजोसोम्स हैं, प्रोटीएजेज हैं। ये सारे इंजाइम्स रिलीज होने के बाद जो बैक्टीरिया है उसकी किलिंग कर देते हैं। ये मेरा ख्याल है कि जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग है ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है। NADPH पर NADPH ऑक्सीडेजेस की तरफ चले जाएं। बेटा आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ तो आनी चाहिए। डेफिनेटली आई एम हेयर। अब आवाज़ आ रही है? अब ये NADPH ऑक्सीडेजेस है ना, इसको ऑक्सीडेजेस करवाएं इसकी NADP प्लस हाइड्रोजन आइन, और इसमें आप O2 को ऐड करें। O2 ऐड जैसे ही करेंगे तो ये हाइड्रोजन परऑक्सीडेज बन जाएगा H2O2। उसके बाद H2O2 को आपने क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाना इन द प्रेजेंस ऑफ माइलो परऑक्सीडेज, और उसके रिजल्ट में हाइपोक्लोरस रेडिकल बनेगा। और जो हाइपोक्लोरस रेडिकल है ये एक स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, उसकी किलिंग कर देगा। और ये जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होंगे तो उसकी जो डिग्रेडेशन है वो बाई लाइसोसोमल एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम के थ्रू उसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी। और जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है उसके अंदर सर्टेन एंजाइम्स रिलीज होती हैं, और ये एंजाइम्स बैक्टीरिया को किल करती हैं, जिनके अंदर बेटा है हाइड्रोलाइसिस है, लाइसोसोम्स हैं, प्रोटीएजेस हैं, डिफेंसन्स हैं और लैक्टोफेरेंस हैं। राइट, ये सारी कंडीशन फेगोसाइटोसिस के थ्रू हो रही होती है। मार्जिनेशन है, प्रिवेंटिंग है, इमिग्रेशन है, कीमोटैक्सिस है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये स्लाइड्स के ऊपर एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ये यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो मार्जिनेशन में क्या होता है, या RDN में क्या होता है? रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स, हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स और काइनेन्स, cytokines affect the endothelial cell of the capillaries and causes the leukocytes to increase their expression of ADN molecules. As this occurs, the leukocytes show their margination and begin to marginate and travel along the central axis of the periphery of the blood vessels. उसके बाद इमिग्रेशन और कीमोटैक्सिस होती है। इमिग्रेशन में मैकेनिज्म बाय विच द ल्यूकोसाइट्स एक्सटेंड सोडोपोडिया, जिसको हम सोडोपोडियम भी कह सकते हैं, सोडोपोडिया भी कह सकते हैं, पास थ्रू द कैपिलरी वॉल बाय एमाइड मूवमेंट, जिसको हमने डायापेडेसिस भी कहा था, एंड मार्जिनेट इनटू द टिश्यू स्पेस। द इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स also may be accompanied by the escape of red blood cell। और इमिग्रेशन में जो ल्यूकोसाइट्स जा रहे होते हैं उसके साथ साथ RBCs भी चले जाते हैं। Once they have exited the capillary, the leukocytes move through the tissue guided by secreted cytokines, जिनको हमने कीमो अट्रैक्टेंट्स का भी नाम दिया है, या कीमोटैक्टिक फैक्टर्स का भी नाम दिया है। बैक्टीरियल एंड सेल डेब्रिस एंड कंप्लीमेंट फ्रेगमेंट्स, जिनके अंदर C3A और C5A, इसके अलावा ट्यूमर निक्रोटिंग फैक्टर्स हैं, प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर्स हैं, ये भी रिलीज हो रहे होते हैं और इनको कीमोटैक्सिस करवा रहे होते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच द ल्यूकोसाइट्स मार्जिनेट इन रिस्पांस टू केमिकल सिग्नल इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस। अब इसमें जो कीमो अट्रैक्टेंट्स बेटा रिलीज होते हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, और कीमो अट्रैक्टेंट्स में जिनके अंदर रिचडोनिक एसिड्स हैं बेटा, ल्यूकोट्राइन्स हैं, ट्यूमर निक्रोटिंग फैक्टर्स हैं, PAF है, ये C5A, C3A, ये कंप्लीमेंट फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि कीमोटैक्सिस काज करवा रहे होते हैं। इसके अलावा फेगोसाइटोसिस होती है। फेगोसाइटोसिस में ड्यूरिंग द नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ सेलुलर रिस्पांस, न्यूट्रोफिल एंड माइक्रोफेजेस engulf and degrade the bacteria and cellular debris in the process called phagocytosis। अब फेगोसाइटोसिस के अंदर 3 डिस्टिंक्ट स्टेप्स होते हैं, जिनमें पहला जो होता है एडहेरेंस,
प्लस ऑप्शनाइजेशन। रिकग्निशन भी इसका दूसरा नाम है, और दूसरे के अंदर इनगल्फमेंट या विक्यूलाइजेशन भी है, या फेगोसिटिक वैक्यूम भी है, या फेगोसोम भी है। ये तीनों नाम इसी के ही हैं। और जो तीसरी चीज़ है, ये इंट्रासेलुलर किलिंग होती है। इंट्रासेलुलर किलिंग के अंदर ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग है और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग है, राइट। थ्रू द एंजाइम टॉक्सिक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीजन डिपेंडेंट मेटाबॉलिक पाथवे, नाइट्रिक ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्सीडेजेज है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग है। इसके थ्रू ये इसको किल कर रही होती हैं। और ऑप्सोनाइजेशन क्या है? इफ द एंटीजन इज कोटेड विद एंटीबॉडी और द complement, its adherence is increased because of the binding to the complement. The process of enhanced binding to an antigen by the antibody or complement is called opsonization. ऑप्सोनाइजेशन क्या है कि पहले ही एंटीबॉडीज सिक्रीट होती हैं और एंटीबॉडी कोई भी फॉरेन पार्टिकल को रिकग्नाइज करती हैं। रिकग्नाइज करने के बाद उसको इजी टू डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती हैं, जिसको ऑप्सोनाइजेशन कहा जाता है। Phagocytosis during the final stage of cellular response, the neutrophil and macrophages engulf and degrade the bacteria and cellular debris in the process called phagocytosis. अच्छा, recognition and attachment, foreign objects coated with the option like जो ये एंटीबॉडीज हैं जिनके अंदर IgG और C3b which attach to the receptors on the polymorph surface. दूसरा होता है engulfment. Engulfment, cell membranes fuses around an object at the sometimes lysosomes in empty into the vacuole, जिसे हम vacuolization भी कह रहे थे। Often before vacuole has time to seal, उसके बाद ये एक दूसरे के साथ फ्यूज होना शुरू हो जाता है। And this gives rise to regurgitation during the feeding and enzymatic damage to the surrounding tissue. Intracellular killing or degradation H2O2 के रिजल्ट में, हाइड्रोजन पेरोक्सीडेजेस के रिजल्ट में, हाइपोक्लोरस एसिड के रिजल्ट में प्रोड्यूस बाई माइलोपेरोक्सीडेजेस एंड सुपर ऑक्साइड किल बैक्टीरिया और लाइसोसोम डाइजेस्ट देम। ये एक फेगोसाइटोसिस है जिसमें ऑप्शंस हैं, एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं। एंटीबॉडीज रिलीज होने के बाद उसको लेके आती हैं अटैचमेंट की तरफ। अटैचमेंट होएगी, अटैचमेंट के बाद ये इनगल्फमेंट या विक्यूलाइजेशन होती है। विक्यूल बनेगा, विक्यूल बनने के बाद इसको इनसाइड द इस मेम्ब्रेन के इनसाइड लेके आया जाएगा। सेल की मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ही आएगा इसको कहा जाता है फेगोसोम या फेगोसिटिक वैक्यूल या वैक्यूलाइजेशन कहा जाता है। जैसे ही इनसाइड द सेल आएगा तो उसके बाद इसकी इंट्रासेलुलर किलिंग होना शुरू हो जाती है। और इंट्रासेलुलर किलिंग में ऑक्सीजन डिपेंडेंट है और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग होती है, जिसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्सीडेजेज है। माइलोपेरोक्सीडेज की मौजूदगी में हाइपोक्लोरस रेडिकल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग या पावरफुल एंटी माइक्रोबियल होती हैं। उसके बाद इसकी लाइसोसोमल एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम के थ्रू किलिंग हो जाती है, इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है, राइट। बस बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये बल्कि हमने पहले की थी, इसको देख लेते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रिमेन्स confined to a localized area. In some cases, local injury can result in prominent systemic inflammatory mediators are released in systemic manifestation में, जिसमें हमने कहा था कि अल्ट्रेशन इन ब्लड सेल काउंट, लीकोसाइटोसिस हो रही होती है या लीकोपीनिया हो रहा होता है। इसके अलावा फीवर होएगा, एनोरेक्सिया, वेट लॉस और हाइपोटेंशन की कंडीशन होएगी। और अगर ट्रीट नहीं किया गया तो दैट विल लीड टू सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक एंड कॉल्ड एज सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, represent a severe systemic manifestation of inflammation. Acute phase response outcome और chronic inflammation। चलें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू कर लेंगे, ये सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन से कि क्या क्या आती हैं। आज तक मेरा ख्याल है आज के लिए आप लोगों को काफ़ी है। आज हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं, जिसमें हमने सेलुलर इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया और वेस्कुलर चेंजेस के बारे में डिस्कस किया है। वेस्कुलर चेंजेस और सेलुलर इवेंट्स के रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो लेट मी नो। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, और अगर सब समझ आ गया है तो एक दफ़ा इसको
बुक से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं स्लाइड्स भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ये भी देख लीजिएगा। बहुत हो गया है एग्जैक्टली, नहीं बहुत तो बेटा नहीं हुआ, पढ़ा तो कुछ नहीं है आप लोगों ने इतना, लेकिन ये है कि टाइम लगा है समझाने पे, और ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लेनी है। एग्जैक्टली बेटा ऐसे ही है। ओके, होप सो, उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को। और ये आपने वेस्कुलर चेंजेस और सेलुलर इवेंट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ लेना है, लाजमी पढ़िएगा आज। और इंशाल्लाह हमारी क्लास है नेक्स्ट थर्सडे को आप लोगों से ये चीज़ें पूछी जाएंगी। और उसके बाद सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन के बारे में जाएंगे कि सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन में क्या क्या हमें पता चल रहा होता है। जिसमें एक्यूट फेज होती है जो स्लाइड्स के ऊपर है, जिसमें फीवर है, एनोरेक्सिया है, लिकोसाइटोसिस है, शिफ्ट टू लेफ्ट है, ये हमने पहले भी क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है, ये देख लेंगे इंशाल्लाह। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को भी देख लेंगे, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन हमने पहले कर ली थी, तो मेरा ख्याल है आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा। इंस्टेड ऑफ दैट, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है और नॉन ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है, तो भी इंशाल्लाह हम देख लेंगे। और इंशाल्लाह ये भी चैप्टर आपका गया। नेक्स्ट क्लास में उम्मीद है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाला भी अगर आप लोग पढ़ेंगे साथ साथ, तो मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं रहेगा। और अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर अल्टीमेटली मुश्किल रहेगा। हाँ, आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है जिसमें हम ट्रांसोडेट और एक्सोशन में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप लोग 5 मिनट दे दें मुझे तो बेटा हम बात कर रहे थे कि एक्सोडेट के अंदर जो LDH है वो मोर देन 200 होगा, और जो ट्रांसोडेट है उसके अंदर LDH लेस देन 200 होगा। ठीक है, बिल्कुल ये एग्जांपल ठीक आप बता रहे थे। इसके अलावा और डिफ्रेंशिएशन बेटा क्या हो सकती है कि हमने कहा था कि एक्सोडेट के अंदर बेटा ट्राई नहीं करनी, यू हैव टू डू। ओके, एक्सोडेट के अंदर बेटा हाई प्रोटीन कंटेंट होएगा। जब हाई प्रोटीन कंटेंट होएगा तो उसके साथ हमने ये कहा था कि साथ में जो RBCs हैं वो भी प्रेजेंट होंगे। 2 डिफ्रेंशिएशन हो गए। तीसरा डिफ्रेंशिएशन हमने ये कहा था कि जो ट्रांसोडेट है उसमें जो इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसकी वजह से बन रहा होता है, और जो एक्सोडेट है उसमें हमने कहा था कि ऑनकोर्टिक प्रेशर की वजह से बन रहा होता है। ऑनकोर्टिक प्रेशर की वजह से हाई प्रोटीन कंटेंट होएगा। 3-4 हो गए, 3 हो गए। चौथा आप ये भी कह सकते हैं कि अभी हमने जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में फिब्रिन के बारे में डिस्कस किया है कि अगर फिब्रिन प्रेजेंट नहीं होएगा तो कोगुलेबिलिटी एब्सेंट होएगी। अब जो ट्रांसोडेट होता है ना, ट्रांसोडेट एग्जैक्टली समर बेटा, उसके अंदर जो कोगुलेबिलिटी है वो एब्सेंट होती है। और जो एक्सोडेट होएगा उसमें हमने सकार के बारे में भी डिस्कस किया है, फिब्रोसिस के बारे में भी डिस्कस किया है, इसके अलावा हमने किलाइड के बारे में भी डिस्कस किया है। तो जो एक्सोडेट होता है उसके अंदर क्या होगा कि फिब्रन की वजह से कोगुलेबिलिटी प्रेजेंट होएगी। ओके, वेल बेटा नफीसा, ओके ठीक है समर बेटा। इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो नॉर्मल होती है बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आई थिंक वो 1.016 होती है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आई थिंक कि जो एक्सोडेट है वो उसमें ज़्यादा होएगी और जो ट्रांसोडेट है उसके अंदर कम होएगी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसलिए क्योंकि जो हाई प्रोटीन कंटेंट है उसकी वजह से जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से होएगा तो उसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो नॉर्मल 1.016 है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर बुक में लिखा हुआ है, बुक आपके पास है तो काइंडली करेक्ट मी। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला भी आप लोगों ने क्लियर कर दिया, राइट। इसके अलावा और LDH वाला भी आप लोगों ने बता दिया। और क्या हो सकता है, मेरा ख्याल है ना, इतना ही डिफरेंसेस काफ़ी हैं। एक्सोडेट में मोर देन बेटा एग्जैक्टली एक्सोडेट में ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, और ट्रांसोडेट में प्रोटीन कंटेंट कम है, और प्रोटीन कंटेंट कम होने की वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी। आज तक आपको ग्रेविटी की समझ नहीं आई, वेरी सैड।
ट्रांजो डेट में बिल्कुल लेस देन 1.016 होएगी एग्जैक्टली। ना यूरन की ना अब। बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है सारा? पहले तो ये बताओ कि ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है? आपका क्या कंसेप्ट है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? जल्दी बताएं, टाइम थोड़ा है। सर बुक में दोनों की सेम है। फ्लो टूवर्ड्स ग्रेविटी। डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके एग्जैक्टली, ये भी ठीक है जॉन, बिल्कुल सही है। एक्सोडेट एक्यूट इन्फ्लेमेशन वैल्यू, ठीक है। स्लाइड में कौन सी बुक से बनाता है बेटा? स्लाइड्स में दोनों बुक से। ये कुछ एक दो स्लाइड्स आपकी इनाम दानिश से हैं, बाकी पोर्स से हैं। अच्छा बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, सपोज आपने कोई सोल्यूशन लिया है, सोल्यूशन में आपने दो चीज़ें डिजॉल्व कर ली हैं, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये सोल्यूशन के अंदर एक रेशियो हमें दे रही होती है। सपोज आपने दो चीज़ें डिजॉल्व की हैं वाटर के अंदर, एक आपके पास सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। सारा बेटा इफ़ यू आर हेयर, तो मैं आपको ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का बता देता हूँ कि आपने कुछ सोल्यूशन लिया, वाटर लिया और कोई भी उसके अंदर सोडियम क्लोराइड में मिक्स कर दिया, तो ये आपका सोल्यूशन बन गया। जब सोल्यूशन बनता है तो इसमें बेटा आपने रेशियो को देखना है कि वाटर का वॉल्यूम कितना है, उसके रिलेटेड जो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है वो कितनी है। तो जब आप इस रेशियो को देख रहे होते हैं तो उसको कहा जाता है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। जिस तरह जॉन ने बताया, जॉन ने डिफाइन किया है कि वो भी ठीक है। बेसिकली ये एक रेशियो को हम देख रहे होते हैं, डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंसेस कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। जिस तरह वन सब्सटेंसेस आप सोडियम क्लोराइड ले लें और वाटर की डेंसिटी से आप कंपेयर कर लें या रेशियो निकाल लें, तो उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है। इसी तरह अगर आप यूरन की बात करते हैं तो यूरन के अंदर एक वाटर होता है, बाकी जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस होती हैं, डिजॉल्व सब्सटेंसेस की रेशियो आप वाटर के साथ निकालते हैं तो उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है। गॉट इट सारा? और इसमें अगर सोडियम, इसमें अगर प्रोटीन की कंटेंट देखें तो प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी। वाटर का कंटेंट कम होएगा, प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरे की तरफ चले जाएँ, ट्रांसोडेट की तरफ चले जाएँ, तो वहाँ पे वाटर का कंटेंट ज़्यादा होएगा और प्रोटीन का कंटेंट कम होएगा, तो इस वजह से जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम हो जाएगी। सेम कंडीशन विद द यूरन, अगर यूरन के अंदर वाटर का एलिमेंट ज़्यादा है, डिजॉल्व सब्सटेंसेस कम है, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम हो जाएगी। अगर डिजॉल्व सब्सटेंसेस ज़्यादा हैं, वाटर का एलिमेंट कम है, तो अल्टीमेटली स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी। गॉट इट? मुश्किल नहीं है। ओके, इट्स एनफ फॉर यू। और ये काइंडली एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ट्रांसोडेशन और एक्सोडेशन में डिफरेंस ज़रूर देखिएगा, बुक से देख लीजिएगा। इसके अलावा किसी चीज़ की समझ नहीं आती, कोई चीज़ ऐसे ही वर्ड मेंशन किया हुआ है बुक के अंदर, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे से पूछ सकती हैं। स्क्रीनशॉट के अलावा भी अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। ओके, आगे समझ? ओके सारा वेल, ओके सी यू इंशाल्लाह ऑन थर्सडे एट 12 PM ना। तब तक के लिए आप लोगों ने पढ़ना है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन को ज़रूर पढ़िएगा। अगर सेल इंजरी हो सकता है, टाइम बचता है, तो सेल इंजरी को भी पढ़ लीजिएगा। हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड, सी यू इंशाल्लाह, बाय बाय। तला अटेंडेंस भेज दीजिएगा मुझे अगेन।